Hello plus 2 class. Today we are going to start our next topic, that is constitutional rights, and this topic is on page number 225 in your NCERT book. इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट हो रही थी लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन गोल्ड रश होने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट थी वो काफ़ी स्पीड अप हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस जो थे वो अमेरिका में शिफ्ट होने लग गए थे गोल्ड के कारण। और दूसरा हमने ये सीखा था कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो थी वो ग्रो कर रही थी। उसका मेन रीज़न ये था कि जो स्मॉल पीजेंट्स थे वो अपनी लैंड को खोते जा रहे थे बिग पीजेंट्स के हाथ में, और फिर उन्हें नौकरी की तलाश में सिटीज़ में आना पड़ता था और इंडस्ट्रीज़ में उन्हें काम मिल जाता था। तो उसकी वजह से तो जो इंडस्ट्रीज़ की लेबर रिक्वायरमेंट में थी वो फुलफ़िल होती जा रही थी, जिस वजह से इंडस्ट्री ग्रोथ वहाँ पर हो रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने हमारे लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। अब हम थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि जो यूरोप से अमेरिका की तरफ आ रहे थे यूरोपियंस, उन्हें यूरोपियंस माइग्रेंट्स कहा गया था। लेकिन कोई इधर उधर से अगर अमेरिका में सेटल डाउन होने के लिए आ रहे थे तो उन्हें इंडियंस कहा गया था। तो ये बात हमने याद रखनी है, जो यूरोप से आ रहे थे उन्हें यूरोपियंस कहा गया था, और जो बाकी इधर उधर जगह से आ रहे थे उन्हें अमेरिका में इंडियंस कहा गया था। तो एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट चल गई थी, यानी अपने राइट्स को पाने की स्पिरिट चल गई थी। इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट हो रही थी, फ्रीडम के लिए फ़ाइट हो रही थी 1770s से। तो जो यूएसए था वो अगेंस्ट हो चुका था मोनार्की और अरिस्टोक्रेसी से। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस ये चाहते थे कि अब वो अमेरिकन्स हैं यानी यूएसए के पार्ट के हैं, इसलिए वो यूरोपियंस यानी यूरोप मोनार्कीज और अरिस्टोक्रेसी से फ्री होना चाहते हैं। तो उन्होंने ये डिमांड करनी स्टार्ट कर दी थी कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपनी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी के थ्रू ऑब्टेन करेंगे, यानी डेमोक्रेटिक स्पिरिट यानी पब्लिक ने आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी। दूसरा, वहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी क्लेम किया गया, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी मांगा। तो ये जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो थे वो पब्लिक ने डिमांड करने वहाँ स्टार्ट कर दिए थे। दोनों के दोनों जो राइट्स हैं वो देने के लिए डिसाइड किया गया, लेकिन ये जो दोनों राइट्स थे वो किसे दिए गए? सिर्फ वाइट मैन को दिए गए। किसे दिए गए? वाइट मैन को दिए गए, यानी वहाँ के जो नेटिव्स थे, जो पहले से वहाँ रह रहे थे, जो पहले आके इधर सेटल डाउन हो गए थे यानी इंडियंस, उन्हें इन राइट्स से जो था दूर रखा गया था। ये जो राइट्स है उन्हें वो नहीं दिए गए थे। तो ये जो टॉपिक था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का टॉपिक था, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारी बुक में भी, और हमारे नोट्स में ये और भी छोटा और काफ़ी इजी हो गया है। तो आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से भी रीड कर लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज़ विंड्स ऑफ चेंज, यानी जो चेंज की हवा चली थी उसके बारे में बात करेंगे। 1920s तक वहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। जो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी दैट इज़ आफ्टर 1920। तो ये जो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो नेटिव्स पीपल के लिए इम्प्रूवमेंट हुई थी। क्यों? क्योंकि जो वाइट मैन थे उन्हें तो दो राइट मिल ही चुके थे, एक प्रॉपर्टी राइट और एक इंडिपेंडेंस का राइट। लेकिन जो इस चीज़ से वंचित रह गए थे वो थे इंडियंस, या हम कहेंगे वहाँ के नेटिव्स। कहाँ के नेटिव? यूएसए और कनाडा के नेटिव्स। तो एक सर्वे किया गया था जिस सर्वे का नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम था? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस सर्वे को लीड किया था लुइस मैरियम ने, और इस सर्वे को पब्लिश किया गया था 1928 में। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ये। सो हाईलाइट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक और बुक एज वेल। तो ये जो सर्वे किया गया था ये कुछ ही टाइम पीरियड पहले किया गया था, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था अमेरिका ने फेस किया था, यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन से कुछ टाइम पीरियड पहले ये सर्वे किया गया था, और उस सर्वे का नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस सर्वे को किसने किया था? लुइस मैरियम नाम के पर्सन ने किया था, और उस सर्वे को पब्लिश किया गया था 1928 में। तो ये जो डिप्रेशन हुआ था, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था वहाँ के लोगों को, और इसकी एक बहुत ही मतलब
और इसने इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जो वहाँ की हेल्थ सिचुएशन थी वो भी काफ़ी पुअर हो गई थी। एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था, वहाँ के जो नेटिव्स थे उनके एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा था। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन वहाँ पर हुआ था। उससे कुछ टाइम पीरियड पहले एक सर्वे किया गया था लुइस मैरियम के द्वारा, जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और इस सर्वे को पब्लिश किया गया था 1928 में। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ आ रहा होगा। तो क्या हो रहा था, एक इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट पास किया गया था 1934 में, और ये जो मेनली एक्ट पास किया गया था दैट इज़ फॉर नेटिव्स पीपल। तो कुछ रिलैक्सेशन जो थी वो नेटिव्स पीपल को दी गई थी कि वो अपनी लैंड ले सकते हैं और लोन्स भी ले सकते हैं। तो ये एक एक्ट के थ्रू उन्हें राइट दिया गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही, यानी 1950s और 1960s के टाइम पीरियड में, यूएस गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो वहाँ के नेटिव्स पीपल थे वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें। तो वो क्या चाहती थी, जॉइन द मेन स्ट्रीम, क्योंकि वहाँ पे यूरोपियंस ज़्यादा हो गए थे। तो वो ये चाहते थे कि वो यूरोप के कल्चर को अडॉप्ट करे। वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाना चाहते थे, अपने कल्चर को यूनिक बनाना चाहते थे, और ये चाहते थे कि सारे लोग जो है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग चले, उनके कल्चर को अडॉप्ट करें, उनके कल्चर को पीक पॉइंट पे रखें। तो यूएस गवर्नमेंट ने ये चाहना जो था वो शुरू कर दिया था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। नेटिव पीपल ने रिफ्यूज़ कर दिया था, उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे, दूसरों का कल्चर अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो चलती गई, और ये प्रॉब्लम जाके सॉल्व हुई 1982 के बाद। 1982 के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और ये जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये कह दिया कि वो अपना जो कल्चर है, उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी देयर राइट टू ओन देयर कल्चर, और उनके पास प्रॉपर्टी राइट भी होगा, जैसे कि 1880s में उनके एंसेस्टर्स अपने कल्चर को अडॉप्ट करके रखते थे, अपनी लैंड को यूज़ करते थे, अपनी लैंड को ओन करके रखते थे। तो ये जो राइट्स थे वो वहाँ के नेटिव पीपल को दे दिए गए थे। तो यही आज का आपका टॉपिक रहेगा, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स पढ़े, और ये देखा कि जो वहाँ के यानी यूएसए के लोग थे वो चाहते थे कि उन्हें दो राइट दिए जाएं। डेमोक्रेटिक स्पिरिट आ गई थी उनके मन में, एक तो इंडिपेंडेंस के लिए वो लड़े, और दूसरा उनको राइट टू प्रॉपर्टी डिमांड करनी पड़ी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मोनार्की सिस्टम में थे, तो वो अब डेमोक्रेसी सिस्टम में रहना चाहते थे, और वो चाहते थे कि यूरोप की मोनार्की सिस्टम जो है वो उनके सिर के ऊपर से हट जाए। लेकिन ये जो राइट है ये वाइट मैन को दिए गए, नेटिव पीपल यानी इंडियंस को नहीं दिए गए थे। फिर एक हवा चली चेंज की। 1920s तक नेटिव पीपल की सिचुएशन एज इट इज़ रही, जैसे पहले थी। फिर कुछ इम्प्रूवमेंट होने लग गई थी, सर्वे किए गए थे, और ये सर्वे इकोनॉमिक डिप्रेशन से कुछ टाइम पीरियड पहले किया गया था, और ये जो सर्वे था वो नेटिव पीपल की सिचुएशन के ऊपर था। और इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण वहाँ की एजुकेशन सिस्टम पे, फैसिलिटीज़ पे, लोगों की हेल्थ पे और लोगों पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डाल के गई थी। तो इस वजह से जो अमेरिकन्स थे उनके मन में सिंपैथी आ गई थी अपने नेटिव पीपल के लिए, और उन्होंने उनके कल्चर के लिए उन्हें मतलब डिस्करेज करना शुरू कर दिया था, और वो उन्होंने चाहा था कि वो अपना कल्चर छोड़ के हमारा कल्चर अडॉप्ट करे। तो एक कल्चर के अडॉप्ट करने के साथ साथ उन्होंने एक और एक्ट बनाया, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें उनके सिंपैथी, जो उनके मन में सिंपैथी आई थी उसको देखते हुए उन्होंने उनको लैंड यानी इंडियंस को लैंड और लोन लेने की परमिशन दे दी थी। लेकिन साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि वो हमारा कल्चर जो है यूज़ करें। तो इसके लिए 1950s और 60s में गवर्नमेंट ने चाहना शुरू कर दिया था कि वो यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट करे और अपना कल्चर छोड़ दे। लेकिन नेटिव्स ने ऐसा नहीं किया। ये जो जंग थी वो 1982 तक चलती रही, और उसके बाद चेंज आना शुरू हुआ, और उन्हें राइट दे दिया गया कि वो अपने कल्चर को ओ कर सकते हैं और अपनी लैंड को भी ऑन कर सकते हैं, जैसे कि उनके एंसेस्टर 1880s के टाइम पीरियड में किया करते थे। सो यही आज का टॉपिक था, बहुत इजी और बहुत मज़ेदार टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट, please let me know. Don't forget to do your work timely, and do pray for everyone. We will discuss your all doubts in our next video, if there will be any.
और आपकी बुक में एक 225 पे ब्लू कलर का बॉक्स दे रखा है, कार्ल मार्क्स के बारे में दिया हुआ है। प्लीज़ उसे पढ़ें और अपनी नोटबुक में मेंशन करें, साथ साथ मुझे भी बताएं कि आपने उनके बारे में क्या जाना। और मैं एक बात और बता दूँ, ये जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अच्छा अपना इन्वॉल्वमेंट दिया था। आपने अभी तो शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आगे जाके जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है कॉरिलेशन का, कॉफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन। तो उसमें कार्ल मार्क्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। एक मेथड उन्होंने पब्लिश किया था कॉफिशिएंट निकालने के लिए, कॉरिलेशन का कॉफिशिएंट निकालने के लिए। तो इस हिस्ट्री से रिलेटेड या कार्ल मार्क्स के क्या ओपिनियन थे इस सिचुएशन से रिलेटेड, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। सो see you in next video with new topic. I will try that next video will be the last video of this chapter.